हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर हम आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर से कौन कौन से ट्रैवल से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी आ रही है, जिसका आपके ट्रैवल के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं अबू धाबी यानी कि यूएई से। आपको बता दें कि यूएई की सरकार के द्वारा नया ग्रीन लिस्ट का लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूएई की सरकार के द्वारा रेगुलर बेसिस पर एक ग्रीन लिस्ट जारी की जाती है, जिस लिस्ट में यह होता है कि दुनिया के कौन कौन से देश यहाँ पर यूएई में ट्रैवल करके आ सकते हैं और उनका क्वारंटीन नहीं होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर यूएई ने अभी भी दुनिया के लगभग सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखे हुए हैं, लेकिन यूएई में आने पर आपको क्वारंटीन में रहना जरूरी रहेगा। शर्त यह है कि आप यदि ग्रीन लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। अभी यहाँ पर यूएई की सरकार ने दुनिया के 10 देशों को ग्रीन लिस्ट में रखा है, लेकिन इससे पहले 12 देश इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर इन 2 देशों को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। जिन 2 देशों को इस लिस्ट से हटाया गया है उसमें पहला देश है सऊदी अरेबिया और दूसरा यहाँ पर मंगोलिया है। इन दोनों देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यूएई की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इन 2 देशों को यूएई की ग्रीन लिस्ट में नहीं रखा जा सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर यूएई की अब ग्रीन लिस्ट में केवल 10 कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया और मंगोलिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत इस लिस्ट में पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। यानी कि यदि आप भारत से यूएई में जाते हैं, इसके अलावा दुबई में जाते हैं, शारजा में जाते हैं, यूएई के किसी भी अमीरात में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन में रखा जाएगा और आपको इसके साथ साथ कोरोना का टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी यूएई से एक जरूरी जानकारी। जो लोग भी इस समय यूएई में ट्रैवल करते हैं उन लोगों को ये नियम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा के यूएई को लेकर अपडेट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं यूके से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि यूके में मई महीने के बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा, यानी कि उन्होंने ये डेट बता दी कि 17 मई के बाद अब यूके लॉकडाउन को धीरे धीरे कम करेगा और ट्रैवल को नॉर्मल बेसिस पर चालू करेगा। उनके इस अनाउंसमेंट के बाद एयरलाइन सेक्टर में देखा गया है कि यूके जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है और लोग ज़्यादा संख्या में अब फ्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो यूके में जाना चाहते थे, क्योंकि अब यहाँ पर यूके ने अपना एक डेट बता दिया है कि इस डेट के बाद लॉकडाउन को हटाया जाएगा और नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटों को चालू कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूके के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यूके में इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लगाई जा रही है और यहाँ पर यूके को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में वैक्सीन का काम पूरी तरीके से कर लिया जाएगा और जिसके बाद नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटों को चालू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी यूके को लेकर एक जरूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं फिलीपींस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस यहाँ पर एशिया का पहला ऐसा देश था जहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि फिलीपींस देश के द्वारा अभी भी वैक्सीन नहीं ली गई है और यहाँ पर जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार फिलीपींस यूके और जर्मनी जैसे देशों से बातचीत कर रहा है, जहाँ पर वो बोल रहा है कि अपने देश से नर्सेज को सप्लाई करेगा, जैसे कि नर्सेज वहाँ पर जाकर अपना काम कर सकेंगी, लेकिन बदले में यहाँ पर फिलीपींस यूके या फिर जर्मनी जैसे देशों से वैक्सीन फ्री में उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर यूके के द्वारा यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि वो इस तरीके का डील अभी हाल फिलहाल में नहीं करने वाला है, क्योंकि यूके में अभी भी डोमेस्टिक बेसिस पर वैक्सीन लगाई जा रही है और उसमें टाइम लगने वाला है। जब तक यूके के लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक यहाँ पर यूके दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं देने वाला है। हालांकि जर्मनी की तरफ से इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं श्रीलंका को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका अभी तक चाइनीज वैक्सीन थी, यानी कि चाइनीज वैक्सीन श्रीलंका अपने देशों को लगाने की बात कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर श्रीलंका खुद यहाँ पर भारत की वैक्सीन लेने की तैयारी कर रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका ने 13.5 मिलियन मतलब कि 1,35,00,000 वैक्सीन अपने देश के नागरिकों के लिए ऑर्डर कर दिया है, वो भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ये वही वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है वो अब श्रीलंका लेने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, आप मान सकते हैं कि श्रीलंका अब कुल मिलाकर यहाँ पर चाइनीज़ वैक्सीन पूरी तरीके से बंद करने वाला है और भारत के द्वारा जो बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वही अपने देश के नागरिकों को लगाने की तैयारी कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत और श्रीलंका के रिश्तों को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को जेट एयरवेज के चालू होने का इंतजार है।
है, तो यहाँ पर जेट एयरवेज से एक ज़रूरी जानकारी आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज का जो केस है अभी भी NCLT में पेंडिंग है, और जेट एयरवेज के जो पुराने एम्प्लॉय यूनियन थे उन्होंने NCLT में एप्लीकेशन दायर किया हुआ था कि वो जो है कार्लो कैपिटल और मुरारीलाल जलान के द्वारा जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है उसको वो देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर NCLT ने उनके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि जो कार्लो कैपिटल और मुरारीलाल जलान जो जेट एयरवेज के नए ऑनर हैं, जो उन्होंने पूरा का पूरा ये रिजोल्यूशन प्लान दिया है, वो यहाँ पर ये जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉय यूनियन है उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉय यूनियन है उनको यहाँ पर रिजोल्यूशन प्लान जो नहीं दिया जाएगा, और ना ही उनको यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेशन मिलने वाला है। और इसके अलावा जो जेट एयरवेज से अगली जो जानकारी है उसके अनुसार जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें टोटल 1183 करोड़ रुपए जो है जेट एयरवेज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को देगा, जो कि टोटल राशि का मतलब कि जितना भी क्लेम राशि था उसका 9 to 14% ही यहाँ पर टोटल पेमेंट करने वाले हैं जेट एयरवेज के नए मालिक। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट से। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर DGCA की तरफ से अपडेट आया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में नया एयरपोर्ट बनने वाला है उसको जो है सभी तरह के क्लियरेंस मिल चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देश में जो भी एयरपोर्ट बनता है उसको यहाँ पर DGCA की तरफ से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही उस एयरपोर्ट पर उड़ानें चालू हो सकती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट को ये जो क्लियरेंस मिल चुका है और कुशीनगर एयरपोर्ट पर जो काम है वो इस समय चालू है, और यहाँ पर उम्मीद है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट के पास जो है महात्मा बुद्ध की जो है जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो यहाँ पर चाहते हैं कि कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बने, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो है दूसरे देशों के लोग या फिर बाहरी देशों के लोग घूमने के लिए आना शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं और अगली खबरें यहाँ पे ले लेते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो है एक पुराना रनवे था जिसके मरम्मत का काम जो है चालू है, और फरवरी महीने तक ये जो है रनवे भी तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये नया रनवे जो बनकर तैयार होगा इससे जो है हर साल 60 से 75 लाख लोग ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं आइटा के ट्रैवल पास को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आइटा के ट्रैवल पास को लेकर एक ज़रूरी जानकारी है। आपको पता ही होगा कि इसके ऊपर हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट देते रहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आइटा का ट्रैवल पास अभी तक जो दूसरे देशों में ही इसको यूज़ किया जा रहा था, जैसे कि अमीरात एयरलाइंस, कतर एयरवेज, इसके अलावा भी कई सारे देशों में आइटा के इस ट्रैवल पास को एयरलाइंस कंपनियां इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक आइटा का ट्रैवल पास भारत में नहीं आया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार आइटा ने भारत के एविएशन सेक्टर से रिक्वेस्ट किया है, साथ ही साथ एयरलाइंस कंपनी से बातचीत कर रही है, और रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही जल्दी आइटा का ये ट्रैवल पास भारत में आने वाला है। आपको बता दें कि भारत में आइटा का ट्रैवल पास कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य के अनुसार अलग अलग नियम हैं। तो यहाँ पर देखना ही रहता है कि आइटा का ट्रैवल पास किस तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि भारत में जो है हर राज्य के अनुसार अलग अलग नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के अनुसार ही पैसेंजर्स को ट्रैवलिंग के लिए परमिशन मिली होती है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने जो है अलग से अपना क्वारंटीन का नियम बना रखा है, और यहाँ पर दिल्ली की सरकार के द्वारा अलग से क्वारंटीन का नियम बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देखना ही रहता है कि आइटा का ट्रैवल पास ऐसे माहौल में किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट ले लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट या फिर देश के दूसरे एयरपोर्ट पर अब जो है नए ट्रैवलिंग रूल जारी हो गए हैं, जिसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं दूसरे देशों के, जैसे कि जहाँ पर नया कोरोना वायरस फैला हुआ है, UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऐसे देशों से यदि आप ट्रैवल करके आते हैं तो आपका जो है कोरोना का जांच किया जाएगा एयरपोर्ट पर ही। चाहे आप कोरोना का टेस्ट लेकर आते हैं या फिर लेकर नहीं आते हैं, इसके बाद भी आपका जो है कोरोना का जांच एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 3000 लोगों का कोरोना का जांच किया गया है, जिसमें से 5 पैसेंजर्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर एयरलाइंस की न्यूज़ हमारे द्वारा मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।